नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एक हमारी बहुप्रतीक्षित क्लास जो लगभग दिवाली के पहले लास्ट क्लास हुई थी, जो हमारा आगामी एग्ज़ाम है आमीन पटवारी का, जिसका हम सेट चला रहे थे। 6 सेट तक हो गया था, 7वां सेट करना है। त्यौहार के कारण और दूसरे कार्यों में व्यस्तता के कारण ये क्लास थोड़ी सी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। तो आज से फिर इस क्लास को नई गति प्रदान करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आता था, सर सेट लाइए सेट लाइए। बिल्कुल, वो सेट तो हम एग्ज़ाम तक कराएंगे ही कराएंगे। बीच में ब्रेक हो गया लगभग 15 से 20 दिन, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। मुझे भी लगा कि गैप नहीं होना था, पर त्यौहार और अन्य व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज से चालू करते हैं। हमारा सेट 7 है। इससे पहले के सेट को आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? इनमें से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? माउस, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड या मॉनिटर? आपको पता है कि सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस चलता था, पतला सा चिप्स जैसा, उसको बोलते थे फ्लॉपी डिस्क। ऐसे चौकोन रहता था, बीच में ऐसे डिस्क रहता था जो कंप्यूटर में घूमता था। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या था? आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या है? पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? आपका फ्लॉपी डिस्क है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क की क्षमता पूछ देता है, तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता अलग अलग इंच में अलग अलग होती है। जैसे 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क, 5 इंच का, 8 इंच का। तो सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 एमबी से 2.88 एमबी तक। सोचो, ये एमबी में बात हो रही है ना। अब तो जीबी के क्या बोलते हैं, जीबी के नीचे बात ही नहीं होता है। तो उस समय एमबी भी बहुत बड़ा यूनिट हो जाता था। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क है इसका आंसर, है ना। शुरू के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की पढ़ना तो बहुत जरूरी है, शॉर्टकट की पढ़ना बहुत मस्ट है। तो भैया एमएस पावर पॉइंट बोला है, पावर पॉइंट में भी क्या करते हैं अपन? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसमें अगर एक पैराग्राफ नीचे जाना है तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। जो न्यूमेरिकल की में एरो रहते हैं, अप डाउन साइड वाला, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओगे तो एक पैराग्राफ नीचे जाओगे। कहां जाओगे? एक पैराग्राफ नीचे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोबोल किसके अंतर्गत आता है? कोबोल क्या होता है जी? आप लोग पढ़े होंगे कोबोल, है ना। उसके बाद बेसिक, कोबोल बेसिक, फोर्ट्रॉन, है ना। ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जिसमें अपन सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, जिसमें हम पूरा सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, तो वो क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? नॉर्मल आप इंग्लिश में कमांड देते जाओ, वो पूरा काम करेगा। ठीक है, तो इस पे प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंग्लिश में नॉर्मल आप कमांड लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कोबॉल क्या था? कोबॉल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका नाम है। और ये व्यावसायिक उपयोग के लिए, कोबोल को किसके लिए बनाया गया था? व्यावसायिक उपयोग। व्यावसायिक उपयोग जैसे बैंक, बीमा, रेलवे, ये सब में जो सॉफ्टवेयर बने वो कोबॉल में लिखे गए। बहुत ही फेमस भाषा थी, 2014 तक ये अच्छे से चली है। जो पहला कोबॉल का वर्जन था वो क्या था? कोबोल का पहला वर्जन क्या था जी? कोबोल का पहला वर्जन था कोबॉल 60। क्या था? कोबॉल 60। ठीक है, सॉरी, पहला वर्जन कोबॉल 61। पहला वर्जन कोबॉल 61। और उसके बाद अंतिम वर्जन क्या था? कोबोल 2014। काफी अच्छी भाषा थी, खूब उपयोग किया गया ये। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग जैसे बैंक, बीमा, रेलवे, ये सब में बहुत उपयोग हुआ इनका। ठीक है, तो कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कब बना ये? ये बना आपका 1950 के दशक में बना। ठीक है, चलो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है, बताइए। मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम, कैच मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस, किससे डेटा बहुत जल्दी आ सकता है? आपको पता है कैच मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। क्या होता है? ये होता है आपका सीपीयू। ये क्या हो गया आपका? सीपीयू। ये डेटा प्रोसेस कर रहा है। ये हो गया रैम, रैम से डेटा लेके अस्थायी मेमोरी से प्रोसेस कर रहा है। और ये दोनों के बीच में क्या रहेगा? ये दोनों के बीच में रहेगा कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी का क्या काम होता है समझिए। सीपीयू जो जो डेटा को बार बार यूज करता है, मान लो सीपीयू 1 से 10 की गिनती को बार बार यूज कर रहा है, 1 से 10 की गिनती को बार बार यूज कर रहा है, तो बार बार ये 1 से 10 की गिनती का डेटा लेने के लिए कहां जाएगा? रैम जाएगा। बार बार रैम जाएगा तो रैम जाने में टाइम अधिक लगेगा। तो जो डेटा बार बार सीपीयू यूज करता है उसको कहां रख दिया जाएगा? कैच में रख दिया जाएगा। अब सीपीयू रैम ना जाकर जो बार बार डेटा यूज कर रहा है उसको कैश से ले लेगा, रैम ना जाकर कैश से ले लेगा और जल्दी एक्सेस करेगा। तो रैम से भी ज्यादा एक्सेस टाइम, बहुत कम एक्सेस टाइम इसका होता है। ठीक है, बहुत तेज होती है ये भी एक क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, तो याद रखना सीपीयू और रैम के मध्य में होता है कैच। कैच में वो डेटा रखा जाता है जो बार बार यूज होता है। जैसे मान लो आप एक फोटो को एडिट कर रहे हो, बार बार एक फोटो को एडिट कर रहे हो, तो वो फोटो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से कहां आएगी? रैम में। सेकेंडरी मेमोरी से कहां आएगी? रैम में। अब रैम से आप बार बार एक्सेस करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो देख लेगा, एल्गोरिदम सेट कर देगा, बार बार ये डेटा यूज हो रहा है, तो ये जो फोटो है कैच में स्टोर हो जाएगा। फिर कैच से जल्दी जल्दी इस डेटा को क्या कर सकते हैं? अपन ले सकते हैं। तो सबसे कम किस में होता है? कैच मेमोरी में होता है। इसका एक और क्वेश्चन आगे आएगा, बहुत बढ़िया समझाऊंगा। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। याहू सर्च इंजन है, बिंग भी है, एएसके भी है, डुगडुग गो है। डुगडुग गो चाइना का सर्च इंजन है, मैं यूज करता हूं उसको। ठीक है, तो डुगडुग गो है। सफारी, सफारी नहीं है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर। और सबसे बड़ी बात, ये सफारी किसका वेब ब्राउजर है? ये एप्पल का वेब ब्राउजर है। आईफोन, ठीक है, आईफोन, आईपैड, ठीक है, मैकबुक, ये सब में कौन सा सर्च इंजन आएगा? सफारी आएगा। ये एप्पल का सर्च इंजन है। और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैक है। क्या है? मैक है। ठीक है, तो सफारी एप्पल का सर्च इंजन, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है। सॉरी, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है जो एप्पल के प्रोडक्ट में इंस्टॉल होकर आता है बाय डिफॉल्ट। बाकी याहू, बिंग और एएसके क्या है? सर्च इंजन है। तो सफारी क्या है? वेब ब्राउजर। सर्च इंजन से क्या करते हो? आप सूचनाओं को खोजते हो। और वेब ब्राउजर से क्या करते हो? आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये वेब ब्राउजर है ना? वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। यहां आप कुछ भी टाइप करोगे ये वेब ब्राउजर खोज के आपको दे देगा। ठीक है, तो सफारी। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों हमारे यहाँ जो अभी अमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसकी क्लास भी चल रही है। ठीक है, हिंदी की लाइव क्लास चल रही है, कंप्यूटर की लाइव क्लास चल रही है। योगेंद्र सर और मैं लाइव क्लास ले रहे हैं, 3 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, नए नए वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके लिए वन लाइनर भी लाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप अमीन पटवारी का कोर्स लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अमीन पटवारी की बहुत प्यारी, बहुत हैंडसम टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा लॉन्च की गई है, उसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों और बताना चाहूंगा, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है। शिक्षक भर्ती के क्लास के लिए अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलो, किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? लो, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ रे भैया, ऑप्शन चेंज हो गया। किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? कैच मेमोरी। अभी तो पढ़ाए थे सर, ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो, रजिस्टर भी है, मैग्नेटिक डिस्क भी है, मेन मेमोरी भी है। तो क्या होगा बताइए? अब मैं फिर से बताता हूं, ये है सीपीयू, ये है रैम और ये है सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी है। जब भी आप डेटा को यूज करोगे तो सेकेंडरी मेमोरी से कहां आएगा? रैम में। ये स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां आएगा। तो सीपीयू यहां से जो डेटा को बार बार यूज करता है, बार बार यूज करता है, उसको कहां? इन दोनों के मध्य क्या रहेगा? कैश मेमोरी। इन दोनों के मध्य क्या रहेगा? कैश मेमोरी। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, ये रैम हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट टाइम डेटा कहां से आएगा, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आएगा। रैम में जो डेटा बार बार यूज होते रहेगा उसको कहां ले आएंगे, कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी से बार बार उस डेटा को यूज करेंगे ताकि रैम तक ना जाना पड़े। अब सीपीयू में ही एक मेमोरी होती है बहुत छोटे आकार की, उसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, सर रजिस्टर क्या करता है, जो डेटा वर्तमान में प्रोसेस हो रहा है, जो डेटा वर्तमान में प्रोसेस हो रहा है वो कहां रखा जाता है, रजिस्टर में। वर्तमान में प्रोसेस होने वाले डेटा को रजिस्टर में रखा जाता है। तो कैश से भी ज्यादा तेज होता है रजिस्टर, तो रजिस्टर ज्यादा तेज, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम। ठीक है, तो याद रखना सीपीयू के बाहर होता है कैश और सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर। रजिस्टर के डेटा को ही सीपीयू प्रोसेस कर पाता है और जिस डेटा को बार बार यूज करता है उसको कैश में रखता है। ठीक है, याद रखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। सीपीयू रजिस्टर के डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा वर्तमान में प्रोसेस हो रहा है वो रजिस्टर में है और जिस डेटा की बार बार यूज हो रही है वो कैश में है। ठीक है, और ये पूरे डेटा आपके रैम में है और रैम का जो डेटा है स्थायी रूप से कहां है, सेकेंडरी मेमोरी पे। अगर लाइट गोल हो गया तो ये तीनों डेटा खत्म हो जाएगा, यहां का डेटा अभी भी रहेगा। तो सबसे तेज कौन सा है, रजिस्टर है। बहुत तेज होती है, बहुत छोटी होती है और बहुत महंगी भी होती है। चलिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर भी बोल दिया है ना, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। टाइम शेयरिंग, डॉस, डॉस क्या है, सबसे पुराना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस में क्या होता था, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। अगर आपको सी ड्राइव खोलना है तो सी कॉलन ओपन ऐसे लिखोगे, इंटर करोगे तब सी ड्राइव खोलेगा। अभी विंडोज में क्या करते हो, ये सी ड्राइव का क्या है, ग्राफिक यूजर है, सी ड्राइव में डबल क्लिक किए सी ड्राइव खुल गया। तो डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज क्या है, विंडोज आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है। इसका ऑप्शन होगा यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूजर भी है और टाइम शेयरिंग भी है। क्या, यूनिक्स, ऑप्शन बी। चलो, यूपीएस का काम क्या होता है, यूपीएस का काम क्या होता है भैया बताइए, यूपीएस का काम क्या होता है। ठीक है, यूपीएस का काम होता है क्या, प्रोवाइडेड बैकअप पावर। अगर आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो, अचानक से लाइट गोल हो गई और आपके पास यूपीएस नहीं है तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा और जो डेटा को आप प्रोसेस कर रहे थे वो लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि वो अस्थायी मेमोरी में जब तक सेव नहीं करोगे वो स्टोर नहीं होगा। अब लाइट गोल हो गया और तुरंत कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो नुकसान है। तो लाइट गोल के बाद लगभग 20 से 25 मिनट चलने के लिए, 20 से 25 अलग अलग बैटरी में अलग अलग पावर होता है, 20 से 25-30 मिनट चलने के लिए अपन क्या करते हैं, यूपीएस का उपयोग करते हैं। यूपीएस हमको इतना समय देता है कि हम अपने काम को पूरा करें और कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको सेव करके रख ले ताकि कंप्यूटर का लाइफ भी खराब ना हो और डेटा भी खराब ना हो। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। छोटा सा काला बैटरी होता है, देखना जो टी टी बजता है, जब लाइट गोल हो जाएगा टी टी बजने लगेगा। चलो, यदि आप सिग्नल खराब हुए बिना अपने नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करोगे। चलो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या होता है, मान लो ये होस्ट है, ये मेन होस्ट है, यहां से सिग्नल निकला 100 पावर का, यहां से सिग्नल निकला 100 पावर का, यहां आते आते तक वो 90 हो जाएगा, उसके बाद 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सिग्नल का क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होते रहेगा। तो यहां वाले को तो अच्छा डेटा मिलेगा, अच्छा नेटवर्क मिलेगा, यहां वाले को कम मिलेगा, जबकि पैसा दोनों बराबर दे रहे। तो ये क्या बोलेगा, तुम्हारा इंटरनेट चलता नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सिग्नल को क्या करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए किसका उपयोग करेगी, कंपनी सिग्नल को स्ट्रांग करने के लिए रिपीटर का उपयोग करती है। किसका, रिपीटर का। मान लो ये सिग्नल यहां 100 है तो रिपीटर एक डिवाइस आएगा जो यहां लगेगा और ये 100 सिग्नल को लेगा और यहां पे जो 90 सिग्नल है इसको वापस 100 कर देगा। फिर यहां एक रिपीटर लगा दो, रिपीटर ये 70 सिग्नल को ग्रहण करेगा, इसको फिर वापस 100 कर देगा। तो रिपीटर क्या करता है, आपके सिग्नल को स्ट्रांग करता है, आपके सिग्नल को मजबूत बनाता है। ठीक है, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर मतलब और स्ट्रांग कर देना। ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है, आपके सिग्नल को स्ट्रांग करता है। आप देखना जो नेट का रोड के किनारे आपको ऑरेंज कलर का नेट का तार दिखेगा, एकदम मोटा मोटा खंबे में लगे रहता है और कई खंबे में इतना बड़ा बड़ा ऐसे एक ग्लास जैसा वो लगे रहेगा गोल सा,
है ना, काले कलर का, वही है रिपीटर। वो सिग्नल को क्या करता है, जैसे जैसे दूर जाएगा स्ट्रांग करते जाएगा, ठीक है। तो रिपीटर समझ में आ गया। राउटर क्या होता है, राउटर एक इंटरनेट से मल्टीपल डिवाइस को जोड़ता है। आपके घर में क्या लगता है, आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होता है जो इंटरनेट भी चलाता है और क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस को जोड़ता है, टीवी को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, ठीक है। चलिए, तो इसका एक ऑप्शन होगा रिपीटर। चलो, यह आईपी एड्रेस 123 156 132 156 किस नेटवर्क क्लास का है। ये सब रेलवे के क्वेश्चन है भैया, थोड़ा अच्छा लेवल आया था अभी एनटीपीसी ये सब में, तो अपन वहीं से क्वेश्चन को लेके आए हैं, है ना। तो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो क्लास 1 का होता है, आईपी एड्रेस जो क्लास 1 का होता है, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए होता है, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए। आईपी एड्रेस क्लास 2 का होता है वो मध्यम नेटवर्क के लिए, क्लास सी का होता है वो छोटे नेटवर्क के लिए, क्लास डी का होता है वो 2-4 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, कितने, 2-4 कंप्यूटर को, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो क्लास 1 का होता है, बहुत बड़े नेटवर्क, तो आपका जो इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस क्लास 1 से जुड़ा होता है। आप जो कंप्यूटर में यूज करते हो, आप जो कंप्यूटर में यूज करते हो, है ना, वो क्लास सी होता है। कौन सा होता है, क्लास सी। हमारे सामान्य कंप्यूटर में, सामान्य कंप्यूटर में क्लास सी का अपन आईपी एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत बड़े नेटवर्क के लिए क्लास ए, मध्यम के लिए क्लास बी, सामान्य नेटवर्क में क्लास सी, और मल्टीकास्टिंग करना है, मतलब 2-4 कंप्यूटर को जोड़ना है, मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग करना है, 2-4 कंप्यूटर को जोड़ना है, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल को टीवी से जोड़ते हो तो उसको कास्ट बोलते हैं, क्रोम क्रॉस्ट, ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐप आता है, तो जो आपके मोबाइल में चल रहा है वो टीवी में दिखने लगेगा। तो कास्टिंग के लिए क्लास डी का नेटवर्क, और एक होता है क्लास ई। क्लास ई का नेटवर्क किसके लिए उपयोग होता है, क्लास ई का नेटवर्क विशेष अनुसंधान के लिए यूज होता है, विशेष अनुसंधान के लिए, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ देगा, विशेष अनुसंधान के लिए नेटवर्क बनने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज होगा, क्लास ई। इसमें वही संस्था जुड़ पाएंगे जो इस अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए क्लास ए, बहुत बड़े नेटवर्क के, मध्यम नेटवर्क के लिए क्लास बी, और सामान्य कंप्यूटर के लिए क्लास सी, 2-4 कंप्यूटर जोड़ना है क्लास डी, और विशेष अनुसंधान के लिए क्लास ई नेटवर्क आईपी एड्रेस का। अब देखिए, अगर क्लास ए है तो आईपी एड्रेस कहां से चालू होगा, क्लास ए है तो 0 से 126, ये जो अंक देख रहे हो ना, ये 126 तक रहेगा, तब क्लास ए कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास बी, क्लास बी 128 से चालू होता है, क्लास बी कहां तक, 191 तक, 128 से 191 तक क्लास बी रहेगा, ठीक है। तो 128 से 191 मतलब 132 इसके बीच में आएगा, ये 132 इसके बीच में आएगा, तो ये क्लास बी का नेटवर्क है। अब 192 से 192 से चालू होगा, 192 से चालू होगा, वो क्लास सी का नेटवर्क रहेगा। हमारा कंप्यूटर का 192 से चालू होता है, 192 168 ऐसा अपन डालते हैं, ठीक है। चलो, तो क्लास बी का नेटवर्क है। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग क्यों किया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ड के समानार्थी शब्द को खोजने के लिए, है ना। आप एक वर्ड लव को सेलेक्ट करो और टूल में जाओ, टूल में जाओगे, थिसॉरस टूल में उसका क्या दिखा जाएगा, समानार्थी शब्द दिखा जाएगा। तो थिसॉरस टूल समानार्थी शब्द को दिखाने के लिए, ठीक है, सिनोनिम्स। पहला प्रस्तुत वेब ब्राउजर कौन सा है, पहला प्रस्तुत वेब ब्राउजर बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आएगा, पहला प्रस्तुत वेब ब्राउजर है आपका मोजाइक, क्या है,
मोजाइक। देखिए पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, www. जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो वेब ब्राउजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। जो टिम बर्नर्स का वर्ल्ड वाइड वेब था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला नहीं था, वो कमांड प्रॉम्प्ट था, आपको उसमें हर चीज लिखना पड़ता था, ठीक है, और वो हाइपर लिंक पे काम करता था। पहला ग्राफिकल यूजर वेब ब्राउजर क्या सा था, मोजाइक था। पहला वेब ब्राउजर आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, लेकिन वो कमांड प्रॉम्प्ट था और वो हाइपर लिंक पे काम करता था, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरनेट पे काम करने वाला मोजाइक था पहला वेब ब्राउजर, ठीक है। चलो, कब बना था मोजाइक, 1993 में, ठीक। चलो, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो विंडोज का ही है वेब ब्राउजर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा, हिंदी आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए भाई। देखिए, हाटक भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, हिरण्यक भी, और जात रूप भी। जात रूप सोने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये तीनों स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। पन्नग, पन्नग स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। पन्नग का अर्थ क्या होता है पता है, नाग, नाग। विषधर, जो जहरीला सांप है, सांप होता है, नाक, विषधर, भुजंग, भुजंग और उरग, ये सब किसके, सांप के पर्यायवाची है। और पन्नग मतलब क्या होता है, सांप, जहरीला सांप, ठीक है, नाग, विषधर, भुजंग, उरग। बाकी ये तीनों किसके हैं, सोने के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए भैया, ये सब पूछे जाने वाले हैं। कुसुमेशु किसको कहते हैं, तो भैया कामदेव को कुसुमेशु कहते हैं। मनमथ, मनोज, कुसुमेशु, ये सब कामदेव के नाम हैं, ठीक है। तो कुसुमेशु किसको कहा जाता है, कामदेव को कुसुमेशु कहा जाता है, ठीक। चलिए, एक पूछता है कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची क्या है, कबूतर का है परावत, कबूतर का पर्यायवाची परावत। और कपोत, कपोत, है ना, हारिल, हारिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त लोचन, रक्त, रक्त लोचन। रक्त लोचन का मतलब क्या होता है, लाल आंखों वाला, कबूतर की आंखें लाल रहती है खून के जैसे, रक्त लोचन। और कलक, कलक, ये सब कबूतर के पर्यायवाची है। परेवा तो हमारे छत्तीसगढ़ में कबूतर को क्या बोलते हैं, परेवा, उसी से परावत, कपोत, हारिल, रक्तलोचन, कलक, ये सब कबूतर के पर्यायवाची है, ठीक है। चलो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, कौन सा अलंकार है। ये बहुतों को रहीमन पानी राखिए वाले का अर्थ ही नहीं पता होगा, आज इसको भी देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहां है क्या, श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। जब क्या, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। और जहां बार बार शब्दों का रिपीट हो उसको क्या बोलते हैं बताइएगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, ये किसमें, कौन से अलंकार में आएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक शब्द के कई अर्थ हो वहां होते श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। अब यहां पे रहीम जी बोल रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, पानी को रखिए, बिना पानी के सब बेकार है। रहीमन जी पानी को रखिए, बिना पानी के सब बेकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो यहां पे मोती, मानस और चून, ये तीनों के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, चमक। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक। मानस के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, इज्जत, है ना। और चूने के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, पानी, ठीक है। चूने के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, पानी, ठीक है, जल। अब मोती, जो मोती बिना चमक के है, कोई वैल्यू है क्या उसकी, नहीं है।
जो आदमी बिना इज्जत के है, कोई वैल्यू है क्या उसकी? चूना, चूने में अगर पानी नहीं डालोगे तो वो तुम्हारे हाथ को काट देगा, मुंह को काट देगा। तो चूने में पानी मिलाया जाता है, अगर चूने में पानी ना मिलाए तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं रहीमन पानी राखिए, पानी को रखिए, मोती के लिए चमक रखिए, मानस के लिए इज्जत रखिए, चूने के लिए पानी रखिए। मैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर इनके साथ पानी नहीं है तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। पानी नहीं गए ना उभरे, मोती मानस चून। तो यहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। बढ़िया से समझ लिए। चलो, 5 सवारों में होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? 5 सवारों में होना, है ना? तो 5 लोगों को एक साथ यात्रा करना, मिलजुल कर कार्य करना, पंचायत का सदस्य होना, बड़े लोगों में गिना जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा पंचायत का सदस्य होना। गलत, बिल्कुल गलत। बड़े लोगों में गिना जाना, जब आपकी गिनती बड़े लोगों में गिनती होती है, बड़े लोगों में उठते बैठते हो, तब आपको बोलेंगे क्या? 5 सवार है भैया, उसके साथ तो 5 लोग उठते बैठते बड़े लोग। तो बड़े लोगों में गिने जाने को क्या बोलते हैं? 5 सवार होना। चलो, आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? है ना? निगाह तेज होना, आंखें खराब होना, आंखों में पीलिया होना, अक्ल मारी जाना। तो कभी आंखों में सरसों फूलता है क्या? नहीं। मतलब आप देख के भी चीजों को अनदेखा कर रहे हो, देख के भी चीजों को अनदेखा कर रहे हो, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अक्ल मारी जाना मतलब आपके आंख में सरसों फूल गया, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। ठीक है? शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है और कोई दूसरा अर्थ देता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, क्या हुआ? विद्यालय। ये क्या है? ये यौगिक शब्द है, ये यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये विद्या के अर्थ को ही प्रकट कर रहा है। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब स्थान, तो ज्ञान का स्थान यानी विद्यालय। अब यहां लिख देंगे जल, हाँ, जल धन ज। ठीक है? जलज, जलज क्या होता है? जल में जमना, जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म तो बहुत लेते हैं, पर जलज का अर्थ क्या ले लेते हैं हम लोग? कमल। क्या ले लेते हैं? कमल। तो ये क्या है? जब 2 शब्द आपस में मिलकर बनते हैं और कोई तीसरा अर्थ अगर प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो जलज क्या है? क्या होगा यहाँ पे? योग रूढ़। और इसी तरह बहुब्रीहि समास के पूरे उदाहरण, बहुब्रीहि समास के पूरे उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, जिसकी 10 मुंडी है, लेकिन हम 10 मुंडी के लिए किसको जानते हैं? रावण को। ठीक है? चलो, किस्मत किस भाषा का शब्द है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, व्यापम का क्वेश्चन है। किस्मत किस भाषा का शब्द है बताइए? किस्मत किस भाषा का शब्द है? किस्मत किस भाषा का शब्द है जी? किस्मत है आपका अरबी भाषा का शब्द। कौन सा? अरबी भाषा का शब्द। ठीक है? अब अरबी भाषा से क्या लिया गया हिंदी में? किस्मत। तो हम लोग किस्मत बोलते तो अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन अरबी में किस्मत का अर्थ क्या होता है? अरबी में किस्मत का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा। अब आपके भाग में जो है, आपके हिस्से में जो है, वही आपकी किस्मत है। बोलते हैं ना, किस्मत से ज्यादा, भाग से ज्यादा कोई नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो अरबी में किस्मत का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, और हिंदी में किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में बताइए। पंचामृत में क्या होगा? द्विगु होगा, है ना? यहां गु लिखा है, गु से गुणा, गु से गुणा मतलब गिनती। द्विगु, द्विगु जहां भी संख्या आएगा वहां द्विगु समास होगा। ठीक है? तो द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक शब्द होते हैं। पहला वर्ड क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो यहां पे पंच लिखा है मतलब 5। पंचामृत का क्या होगा? 5 अमृत का समूह, 5 अमृत का समूह, है ना? पंचामृत सत्यनारायण कथम बांटते हैं हम लोग, 5 अमृत का समूह। दूध, दही, घी, गंगा जल, और क्या डालते जी? दूध, दही, घी, गंगा जल, तुलसी पत्ता, ऐसा बहुत चीज डालते हैं, तब पंचामृत बनता है। तो इसी को बोलते हैं, ये कौन सा हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है?
चलो, स्नेहमग्न, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? स्नेहमग्न, मैं आपको हिंदी की लाइव क्लास में पूरा कारक रचना पढ़ाया हूं, जो भी देख रहे हैं बहुत लोग, कारक रचना पढ़ाया हूं। कारक परसर्ग विभक्ति 8 प्रकार की होती है, ठीक है, जबरदस्त टाइप से उदाहरण दिए थे और समझे थे उसको। तो स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है बताइए? तो स्नेहमग्न है ना, इसका समास विग्रह करो, स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न, है ना। तो आदमी किसमें है? स्नेह में है ना। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म पर होता है तो वहां कौन सा समास होता है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। में पर, में पर, है ना, उसका वो क्या है? विभक्ति में पर। तो स्नेह में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। चलो, समास के कितने प्रकार हैं बताइए भैया? समास के कितने प्रकार हैं? आपको पता है समास के 6 प्रकार हैं। कितने? 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 प्रकार हैं। चलो, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद कल ही पढ़े हैं। संधि नयन, है ना, यहां यह है तो कौन सा संधि हो जाएगा? अयादि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अयादि। अब अयादि में विच्छेद करो, यहां सिंगल मात्रा है तो सिंगल ए की मात्रा, नय धन क्या हो जाएगा? नय धन अन, नय धन अन, नयन। यहां ए और यहां अ मिलके क्या बन जाएगा? यन बन जाएगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय, अय। तो ने में अ की मात्रा न, फिर य और बाद का न, नयन। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा आपका क्या? बी। कर का अनिखार्थी शब्द क्या होगा? कर, बहुत पूछा गया ये भी। कर का अनिखार्थी शब्द क्या होगा बताइए? कर, कर का अनिखार्थी शब्द कमल चलज सरोज, ये तो पंकज नीरज हो गया। बादल चलज मेघ नीरज हो गया। पक्षी अंडा ब्राह्मण, इसको द्विज बोलते हैं। पक्षी अंडा ब्राह्मण को क्या बोलेंगे? द्विज। किरण, टैक्स और हाथी का सूंड, इसका अर्थ क्या होगा? कर। हाथी के सूंड को भी कर बोलते हैं, टैक्स को भी कर बोलते हैं, किरण को भी कर बोलते हैं और हमारे हाथ को भी कर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं महामहिम राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से, कर कमलों से, कमल जैसे हाथ से पुष्प का रोपण किया। तो हाथ मतलब भी कर होता है। ऑप्शन डी। चलो, अब आ गया जीएस। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस नदी के किनारे हुई है बताइए भाई? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस नदी के किनारे हुई है? राउरकेला, उड़ीसा। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है ब्राह्मणी नदी के किनारे। कहां? ब्राह्मणी नदी के किनारे। ठीक है, अब कौन कौन से इस्पात संयंत्र? आपका बीएसपी बना, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी 1955 में, किसके? रूस के सहयोग से। उसके बाद क्या बना? राउरकेला बना, राउरकेला बना 1959 में। राउरकेला किसके सहयोग से? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, पश्चिम जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर बना, दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ये तीनों कब बने? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना बोकारो, बोकारो। ठीक है, बोकारो किसके सहयोग से बना? ये भी रूस के सहयोग से बना, पर ये बना तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीएसपी हमारे यहीं छत से खड़े होंगे, सामने प्लांट है। बीएसपी 1955 रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, राउरकेला 1959 जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और बोकारो उड़ीसा में रूस के सहयोग से। ठीक है, कहां? ये दूसरी पंचवर्षीय में, ये तीसरी पंचवर्षीय में। चलो, बढ़िया क्वेश्चन आया भैया, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। भूमध्य रेखा के निकट सूर्य ताप तथा संवहनी धाराएं अधिक तीव्र होती है। अब बताइए, आपको पता है जैसे ही ये आपका पृथ्वी है,
पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें हैं। सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, यहाँ पानी गिरता है, बर्फ गिरता है, सब पूरे वायुमंडलीय घटना है। क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा? समताप मंडल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज उड़ता है। इसी समपात में क्या आएगा? ओजोन परत। उसके बाद क्या आएगा? मध्य मंडल। उसके बाद क्या आएगा? आयन मंडल। और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये बोल रहा है ये जो क्षोभ मंडल है सबसे ज्यादा मोटा कहाँ होता है? तो ये क्षोभ मंडल है, ये जो सबसे ज्यादा मोटा होगा वो भूमध्य रेखा पे होगा। क्यों? भूमध्य रेखा पे सूर्य डायरेक्ट चमकता है और यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठती, जिससे ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे जैसे हवा फैलती है वैसे वैसे क्षोभ मंडल बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा में ये 16 किलोमीटर मोटा होता है और ध्रुवों में ये 10 किलोमीटर मोटा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल कहाँ? भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य ताप अधिक होता है और हवा गर्म होकर फैलती है, जिससे ये और मोटा हो जाता है। ए और आर सही है, सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। चलो अब देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय वर्ग के अंतर्गत खाली स्थान के निवासियों को लिया जाता है। यह क्या है? प्रजातियों का वर्गीकरण है। भूमध्य सागरीय, नार्डिक, प्रोटोआस्ट्रलाइट, मंगोलियाइड, निग्रेटो, ये भारत में रहने वाली प्रजाति है ना। जो आपकी जनजाति अलग है, प्रजाति एंथ्रोपोलॉजी है ना, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान। इसमें क्या होता है? आपके शरीर की बनावट देख के आपको एक जाति का घोषित कर दिया जाता है। जैसे जो चीनी लोग होते हैं, मंगोलिया के लोग, उनको कहा जाता है मंगोलियाइड। मंगोलियाइड के क्या रहेंगे? सीधे बाल, कम हाइट, चपटी नाक, सपाट चेहरा, छोटी काली आंखें, चीनी लोग जैसे रहते हैं। ठीक है। जो भूमध्य सागरीय होते हैं वो कौन होते हैं? बड़ा माथा, लंबी हाइट, लंबा नाक, गोरा शरीर, चौड़ा सीना, ये क्या होते हैं? भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों को देखोगे यार, रांगड़ रांगड़। ठीक है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में कौन लोग रहते हैं? आपके भूमध्य सागरीय। अंडमान निकोबार में कौन रहता है? निग्रेटो। निग्रेटो कौन रहते हैं? क्रिस गेल को देखे हो? निग्रो क्रिस गेल, काला रहेगा और मोटे बाल रहेंगे, मोटा होंठ रहेगा, मोटी नाक रहेगी, निग्रेटो कहलाते हैं उन लोग। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल है, लोकटक झील मणिपुर में है। और इसमें क्या है? कीबुल नामजाओ। क्या है? कीबुल नामजाओ। कीबुल नामजाओ। कीबुल नामजाओ क्या है? तैरता राष्ट्रीय उद्यान है भैया, तैरता, पानी में तैर रहा राष्ट्रीय उद्यान। सोचो, लोकटक झील मणिपुर, कीबुल नामजाओ, तैरता राष्ट्रीय उद्यान। रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कीबुल नामजाओ। कौन से झील पे है? लोकटक झील मणिपुर में। वो क्या है? जड़ रहित घास, जो पानी में उगते घास जिनकी जड़ नहीं होती, वो लोग ऐसे पूरा एक बंच बना के जमीन जैसी आकृति, दलदली आकृति बना लिए और वो घास पानी में तैर रहा है। ठीक है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे अधिक खारे पानी की झील, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, जो आपका राजस्थान में, जो पीके पिक्चर में आप शूटिंग देखे हो ना, पूरा झील दिखाता है सफेद सफेद, वही सांभर झील है ना। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी क्या स्थिरता है? ये उल्कापाती झील है, उल्कापाती झील। 50-60 हजार साल पहले, 50-60 हजार साल पहले जब उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर, तो बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, इसी से ये लोनार झील बनी है ना। ये लोनार झील क्यों फेमस हुई पता है? इसका पानी हो गया गुलाबी, इसका पानी अचानक से गुलाबी हो गया। अब गुलाबी होने का कारण क्या था? इसमें जब पानी की मात्रा कम हुई तो लवणता बढ़ गई और इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं उसके कारण इसका कलर गुलाबी दिखने लग गया। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी झील है ना। तो ये पूछा गया है किस झील का पानी गुलाबी हो गया था? लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया था। हुसैन सागर झील, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील, सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है हुसैन सागर। मैं गया हूं, यहां भी रिसेंट गया था। इसके बीच में बहुत बड़ी गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है
है ना। यहाँ बोटिंग होता है, बहुत बढ़िया जगह है हुसैन सागर झील। इसी झील के सामने आपका आंध्र प्रदेश का सचिवालय है। वो सचिवालय 5 स्टार होटल से कम नहीं दिखता है। और इसी झील के थोड़े से बाजू में बिरला मंदिर है, वो भी तबाही है। बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। हुसैन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील को किसने बनाया था? हुसैन सागर झील को कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कब? 1562 में। मानव निर्मित कृत्रिम झील, एशिया की सबसे बड़ी। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी। सभी झील का अपन क्या दे दिए? डिटेल दे दिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, लेकिन सर्वाधिक खारी झील है सांभर झील। चलो, पारसेक क्या होता है भैया बताइए? पारसेक दूरी की इकाई, समय की इकाई, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। तो पारसेक होता है आपका, पारसेक होता है आपका क्या? दूरी की सबसे बड़ी इकाई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पारसेक। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। और पारसेक से क्या नापते हैं? पारसेक से दो ग्रहों की बीच की दूरी नापते हैं। अंतरिक्ष के दो पिंडों के बीच की दूरी नापते हैं पारसेक से। क्यों? क्योंकि ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, है ना। अब सोचो प्रकाश कितना दूरी एक साल में तय कर लेता होगा। और वैसे ही 3 प्रकाश वर्ष मिलाओगे तब एक पारसेक बनेगा, मतलब बहुत दूर। ब्रह्मांड में दूरी नापते हैं इससे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? लेंस जो आंख में लगता है, दर्पण नहीं, लेंस। बताइए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से, कि वो लेंस कितना पावरफुल है, डायोप्टर से मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य आंख के लिए, एक आंख जो स्वस्थ है और सही है, कितने दूरी पर रखने पर, कितने दूरी पर रखने पर चीजें एकदम क्लियर दिखेगी? ये पूछ रहा है ऐसे। तो ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। कोई भी चीजों को इतनी दूरी पर देखो, आप खुद करके देखना, इतना क्लियर दिखेगा। पास में आओगे तो भी नहीं दिखेगा, ज्यादा दूर में नहीं। 25 सेंटीमीटर आंख की क्या है? न्यूनतम दूरी है। इतने दूरी पर देखोगे तो आंख भी ठीक रहेगी और चीजें स्पष्ट दिखेगी। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर कुपोषण की बीमारी कौन सी है? बताइए। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर कुपोषण की बीमारी, तो भैया भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर कुपोषण की बीमारी है क्या? सूखा रोग बोलते हैं। बच्चा एकदम पतला दुबला हो जाएगा, उसकी स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, एकदम पतला दुबला, है ना। होठ फटने लग जाएंगे, आंख का कलर बदल जाएगा, सूखा रोग। और इसी को क्या बोलते हैं सूखा रोग को? है ना, मरास्मस। मरास्मस क्या बोलते हैं? मरास्मस। ठीक है, सूखा रोग। अगर 3 महीने तक खाने में विटामिन सी ना मिले तो कौन सी बीमारी हो सकती है? 3 महीने तक खाने में विटामिन सी नहीं मिलेगा तो इंसान को कौन सी बीमारी हो सकती है भाई बताइए? 3 महीने तक, है ना। विटामिन सी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी रोग। क्या? स्कर्वी। आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन में चकत्ते आ जाएंगे, है ना। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन की कौन सी? B1 की कमी से, B1 थायमीन की कमी से। विटामिन B1 थायमीन की कमी से क्या होगा? बेरी। विटामिन क्या? B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से क्या होगा? पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। ये सब अभी पूछा जाएगा,
याद रखिए, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी 1 बेरी, विटामिन बी 3 पेराग्रा, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी क्या, रिकेट्स। ठीक है, चलिए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। चलो, ऑप्शन डी, मांसपेशियों की थकान खाली स्थान के संचयन की वजह से होती है। हमको जो थकान लगता है, नींद आता है, हमारे जोड़ों में, यहाँ घुटने में, घुटने में, यहाँ पे कोहनी में दर्द होगा और थकान लगेगा, कौन किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। होता क्या है, दो टाइप का श्वसन होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, और एक होता है अनाक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम यूज होता है। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और आपको ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे आपको ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा, तो आपको एनर्जी देने के लिए जब कार्बोहाइड्रेट बिना ऑक्सीजन के टूटने लगेगा तो वो क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। मैं मतलब साइंस वाला नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है वो बनेगा लैक्टिक अम्ल, और वो आपके जोड़ों में और शरीर में स्टोर होने लगेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, थकान मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन। भारत में बैंकिंग के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। भारत में बैंकिंग के संबंध में असत्य कथन खोजिए। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक और की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही। कहानी समझिए, पहले हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में मिला दिया गया और एक बैंक बनाया गया। उस बैंक का नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कहानी सही है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक कर दिया गया। यह भी सही है। स्टेट बैंक शुरू में स्टेट बैंक नहीं था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। तीनों जगह बैंक थे, तीनों को मिलाया गया और एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक चला और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उस इंपीरियल बैंक का नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, स्टेट बैंक पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। पहला भारतीय बैंक कौन था, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक नहीं था। रिजर्व है बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भी सही है। तो क्या गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी गलत है। स्टेट बैंक भारत का पूर्ण पहला भारतीय बैंक नहीं था, पंजाब नेशनल बैंक था। मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल ही था। चलिए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इनमें से किन तत्वों को शामिल किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक हर साल यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, उसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। उसमें 3 चीजें ली जाती है मानव विकास सूचकांक में। क्या क्या 3 चीजें ली जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या लिया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह आएगा स्वास्थ्य के अंतर्गत। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यह आएगा स्वास्थ्य के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, स्कूली शिक्षा। शिक्षा में क्या आएगा, स्कूली शिक्षा। और जीवन स्तर में क्या आएगा, जीवन स्तर में आएगा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये सबको देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक है, बाकी शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर, इन सबको नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो ऑप्शन केवल एक है ना। अभी हमारा मानव विकास सूचकांक में स्कोर कितना है, 130 है कि 132 है, बताइएगा, है ना। मानव विकास सूचकांक में हमारा स्कोर क्या है, 130 है कि 132, बताइएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। क्या सही है, ऑप्शन देख लो, 1 2 3, 2 3 4 सभी भी है ना। तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताइए भैया। चलो, इससे तो क्वेश्चन डन है, 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आना है। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रकार के
करेंसी नोटों को जारी करता है। हाँ सर, सभी प्रकार के करेंसी नोटों को सही है। यह बैंकों का बैंक है, ये तो हमको पता है, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, बहुत सही। अभी देखो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, हम लोग 32 किलो या कितना सोना बेच दिए। क्यों? हमारा क्या हुआ? क्योंकि हमारा मुद्रा का वैल्यू कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसमें तो सब सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। यहीं आप लोग गलत हो गए, यहीं आप लोग गलत हो गए, ये गलत है। सभी प्रकार के करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई नहीं करता। सर आपने ही पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैंने एक और चीज पढ़ाई है। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और 1 रुपए के नोट में सिग्नेचर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का। ठीक है, तो भारत में सभी प्रकार के नोट आरबीआई जारी नहीं करता। 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता और ना ही सिक्का आरबीआई जारी करता है। तो पहला हो गया गलत। बैंकों का बैंक है, सही है। विदेशी मुद्रा भंडार सही है, और भारत सरकार का बैंक है, सही है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 रेलवे का क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन है ये। चलो, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भले क्लास लेट हो रही है, लेकिन क्वालिटी के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि केवल अमीन पटवारी में, वर्तमान में जो भी एग्जाम होगा बहुत से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इससे आपका। ठीक है, चलो, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका गठन वर्ष 1951 में हुआ, बिल्कुल सही। इसका रख रखाव वित्त सचिव द्वारा राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, बिल्कुल सही। इस निधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, गलत। इस निधि में कितनी राशि होगी कौन निर्धारित करेगा? संसद। कौन? संसद। संसद निर्धारित करेगा। तो क्या सही है बताइए? सॉरी, ये गलत है ना, ये गलत है। ये तो संविधान लागू होने से ही चालू हो गया था ना। तो इसमें क्या सही है? 1 और 3 सही है। क्या सही है? 1 और 3 सही है। ये तो संविधान में अनुच्छेद है जी, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन बन गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 टाइप की निधि होती है। पहली होती है संचय निधि, संचय निधि अनुच्छेद 266। फिर आएगा लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि 266(2). फिर आएगा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि 267। देखो, ये समझा दे रहा हूं टॉपिक। संचय निधि मतलब भारत सरकार का पैसा। भारत सरकार को जो भी पैसा मिलेगा वो कहां रखती है? संचय निधि में रखती है। यही संचय निधि से संबंधित विधेयक को क्या बोलते हैं हम लोग? धन विधेयक बोलते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार का पैसा, भारत सरकार को जो भी आय होगा वो कहां रखेगी? संचय निधि में। उसके बाद आते हैं लोक लेखा निधि 266(2) में। जो भी भारत सरकार के पास आप पैसा फिक्स डिपॉजिट में करवाते हो, बैंक में रखवाते हो, कहीं भी रखवाते हो, उसको भारत सरकार कौन से लेखा में रखती है? लोक लेखा। जनता का पैसा है, जो भी आप फिक्स पैसा करते हो बीमा वीमा का, वो यहां जाता है। आकस्मिक निधि, आपको पता है कि संचित निधि से भारत सरकार का खर्चा चलता है, और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद में मतदान करना पड़ता है। संसद में जब परमिशन मिलेगा तभी संचित निधि से पैसा निकलेगा। अब मान लो कोई ऐसी विपत्ति आ गई कि बैठक नहीं हो रही है, संचित निधि से पैसा निकालना है, तो नहीं निकलेगा। तो उस समय पैसे की जरूरत को कहां से लिखेंगे? आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब आपातकाल में। आपातकाल में जब पैसे की जरूरत होगी तो कहां से निकाल के देंगे? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसके अंतर्गत रहती है? राष्ट्रपति के अंतर्गत रहती है। और इसमें एट अ टाइम कितना पैसा रहता है? 500 करोड़ रुपए। एट अ टाइम कितना पैसा रहेगा? 500 करोड़। ये पैसे को संसद में अधिनियम पारित करके और बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जब सरकार के पास जरूरी काम आ जाएगा और पैसा नहीं रहेगा तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत रहता है, लेकिन इसको चलाता कौन है? इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? वित्त सचिव। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इसमें से 100 करोड़ निकाल के सरकार को भूकंप या किसी चीज के लिए दे दिए, तो जब संसद की पहली बैठक होगी तो मतदान किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और
संचित निधि से ये 100 करोड़ निकाल के वापस कहां डाल दिया जाएगा? आकस्मिक निधि में, और इसको 500 करोड़ रखा जाएगा। इसको हमेशा 500 करोड़ रखा जाता है। ठीक है, 1 और 3 सही है। चलो, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल गलत। मैं आपको 1000 बार पढ़ा चुका हूं कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? केंद्र का। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, है ना? ये गलत हो गया। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये सही है। राज्यपाल के लिए योग्यता है कि आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उसकी उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अगर पद में है तो उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। उसके ऊपर दीवानी मामले चल सकते हैं, आपराधिक नहीं चल सकते। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो गलत कथन को छाटिए। 1 और 3 गलत है। क्या गलत है? 1 और 3 गलत है। याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति। पर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा को किसके द्वारा नामित किया गया था? आपको पता है हमारी संविधान सभा कैसे बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। कैसे बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एक और कौन था? क्रिप्स का, जो भी है, तीसरा नाम भूल रहा हूं मैं। स्टोफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ऐसी 3 लोग आए थे कैबिनेट। मैं भूल रहा हूं नाम, याद नहीं आ रहा है। 1946 में इन्होंने क्या बनाया? संविधान सभा। और संविधान सभा में चुनाव कैसे हुए थे ये पूछ रहे हैं। तो संविधान सभा में चुनाव हुआ था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। कितना? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष था, उसमें जनता वोट नहीं डाली थी। जो राज्यों में विधानसभा थी उन लोग अपने में से चुन के कहां भेजे लोगों को? संविधान सभा में भेजे। आज भी राज्यों की विधानसभा अपने में से लोगों को चुन के कहां भेजती है? राज्यसभा में भेजती है। उसी दौरान उस समय भी विधानसभा के लोग अपने में से चुन को संविधान सभा में भेजे थे। 389 क्या था इसका? सदस्य संख्या थी जहां तक। ठीक है, और कितने की? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो कौन चुना था? विधानसभा चुने थे। चलो, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। हमारा भारत का संविधान, देश में जो भी नियम कानून है, जो भी देश का नीड है, वो संविधान के द्वारा ही होता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही। इसे एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। गलत। हमारा संविधान ग्रहित संविधान नहीं है भैया। हमारा संविधान ग्रहित संविधान नहीं है, हमारा संविधान बोरो संविधान है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर हाँ, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हमारा संविधान अन्य देश से संविधानों को समझकर उसके मूल तत्वों को शामिल करता है। हमारा संविधान अन्य देश के संविधानों से कुछ कुछ लिया है, इसीलिए हमारे संविधान को उधार की बोरी, बैग ऑफ बोरोइंग, बोरो ऐसा कुछ है वो कहते हैं, उधार की बोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलो, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तभी बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है। कारण, किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उससे हटाने के लिए कह सकता है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो सबसे पहले बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा?
मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की सलाह से ही क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो याद रखना, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और मंत्री त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को ही देते हैं। कर कौन सा मंत्री रहेगा, कौन सा मंत्री हटेगा, यह सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। तो अगर कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, उसको हटवा सकता है। मुख्यमंत्री उसको हटवाएगा कैसे, वो राज्यपाल को सलाह देगा कि इस आदमी को मंत्री पद से हटा दो, तो राज्यपाल उसकी सलाह को मानेगा और हटा देगा। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, इसीलिए मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को हटा भी सकता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है, बताइए। पंचतंत्र की कथा 5 भाग है, इसमें मित्र भेद, मित्र लाभ, अपरीक्षा कारत्व, है ना, और ऐसा 5 भाग है। ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं में। तो पंचतंत्र की कथा किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, बाइबिल के बाद दूसरा सबसे प्रचलित ग्रंथ है क्या, पंचतंत्र, संस्कृत भाषा में। चलो, मेघदूत के लेखक कौन है, बताइए भाई। मेघदूत के लेखक है कालिदास, और मेघदूत की रचना कहां किए थे, रामगढ़ की पहाड़ी में। कहां, रामगढ़ की पहाड़ी, कहां, सरगुजा में। ठीक है, मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में किए थे, कौन, कालिदास ने। और सरगुजा को क्या कहा था, स्वर्ग का द्वार कहा था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को मनाने का चालू किसने किया, बताइए। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज मनाने का चालू बलबन ने किया, किसने किया, बलबन ने। ठीक है, और इसने अपने दरबार में 2 प्रथा भी चालू की, कौन सी, सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा। कौन सा, सिजदा और पैबोस। ठीक है, ये 2 प्रथा चालू की। सिजदा में क्या होता था, राजा के सामने माथा टेकना, राजा के सामने माथा टेकना। पैबोस, राजा के चरण चूमना, सिर झुका के चरण चूमना। ये दोनों प्रथा चालू की बलबन ने। और फारसी त्योहार नवरोज मनाया। नवरोज क्या है, फारसियों का नया वर्ष है, फारसियों का नया वर्ष नवरोज। जो हमारे यहाँ रतन टाटा है वो फारसी थे, है ना भैया, पंजाबी नहीं थे, फारसी थे। ठीक है, और यही नवरोज को कौन मनाया, यही नवरोज को अकबर भी मनाया। कौन मनाया, अकबर भी मनाया। ईरानी नया वर्ष, ईरानी नया वर्ष को नवरोज कहते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। आपको पता है बाबर ने 1526 में क्या लड़ा, पानीपत लड़ा। ठीक है, 1527 में क्या लड़ा, खानवा लड़ा। 1528 में चंदेरी लड़ा। 1529 में क्या लड़ा, घाघरा लड़ा। और 26 दिसंबर 1530 को मर गया। जब बाबर मरा तो उसके शरीर में 30 बड़े बड़े घाव के निशान थे। उसका पूरा जिंदगी युद्ध लड़ते हुए खत्म हुआ, है ना। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो हाँ, खानवा के युद्ध में किसको हराया था, राणा सांगा को। खानवा के युद्ध में किसको लड़ाया था, राणा सांगा को। और जिहाद का नारा दिया था, किसका, जिहाद का नारा, है ना। चंदेरी में किसको लड़ाया होगा, मेदिनी राय। घाघरा में अफगानों की पराजय, ऐसा कुछ होगा, देख लेना। मेरे को भी रिवीजन करना पड़ेगा, भूलते जा रहा हूं। असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था, बताइए भाई। असहयोग आंदोलन, कई जगह आपको मिलेगा कि महात्मा गांधी ने
अपने किस आंदोलन को हिमालय से भी बड़ी भूल बताई थी, हिमालय से भी बड़ी गलती बताई थी? तो किसको? आपके असहयोग आंदोलन को बताई थी। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलनकारी वाले लोग क्या किए? चौरा चौरी कांड कर दिए। कब? 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी में कांड हो गया। ठीक है, चौरा चौरी में क्या हुआ? असहयोग आंदोलनकारी चुपचाप जा रहे थे, वहां पुलिस वाले उनको रोके, उनके ऊपर गोली वोली चला दिए। अब असहयोग आंदोलनकारी भड़क गया और पूरे थाने में आग लगा दिए। थाने में जितने लोग थे जल के मर गए। गांधी जी चूंकि अहिंसा के पुजारी हैं, वो बोले आप मेरे आंदोलन में हिंसा कर नहीं सकते। तो 12 फरवरी 1922 को क्या हो गया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर दिए और बोले कि ये असहयोग आंदोलन हिमालय से भी बड़ी भूल है मेरी, क्योंकि इसमें हिंसा हो गया, चौरा चौरी कांड। ठीक है, चलिए। और इसी दौरान गांधी जी का बहुतों से विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था और गांधी जी उसको बीच में रोक दिए। चलो, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। याद रखना, पानी है, पानी पर बर्फ तैरता है। सबने देखा है पानी पर बर्फ तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। जब इस पानी को आप बर्फ बनाओगे तो इसका घनत्व कम हो जाएगा और यही बर्फ पानी में तैरने लगेगा। कहानी समझ में आ गई? पानी जमता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, लेकिन आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन क्या? वह स्थान जो वह घेरता है। आप एक बर्तन में पानी को जमाना, पानी ऐसे ऊपर उठ के जमेगा, गोल ऊपर उठ के, हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ा तो घनत्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अणु दूर दूर फैल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी 0 से 4 अंश तक जब आप पानी को गर्म करोगे 0 से 4 अंश तक, तो शुरू में क्या होगा? शुरू में इसका आयतन कम होगा, और घनत्व बढ़ेगा। और 4 अंश सेंटीग्रेड पे जब गर्म करोगे, जब 4 अंश सेंटीग्रेड पे पहुंचोगे तो पानी का घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक होगा, है ना, और आयतन सर्वाधिक कम रहेगा। लेकिन जैसे ही 4 से 5, 6, 7 में बढ़ोगे तो फिर घनत्व कम होने लगेगा, घनत्व कम होगा और फिर आयतन बढ़ने लगेगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अंश सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस अंश सेंटीग्रेड पे? 4 अंश सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा और आयतन कम होगा। 4 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो घनत्व कम होने लगेगा और आयतन बढ़ने लगेगा। शुरू में घनत्व बढ़ेगा 4 तक के और आयतन कम होगा, 4 के बाद आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किए जाते हैं। पुराना क्वेश्चन है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना पहले कौन करता था? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर 2019 में एनएसएसओ, राष्ट्रीय न्याय प्रतिदर्श संस्था, ऐसा कुछ इसका नाम है, सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, और सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों को मिला दिया गया और क्या बनाया? एनएसओ बनाया। ठीक है, एनएसओ बनाया। ये एनएसओ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। तो वर्तमान में हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है?
NSO करता है। ये दोनों को मिला के गणना, ठीक है। पहले करता था CSO और उसका सहयोग करता था NSSO। दोनों को 2019 में मिला दिया गया, एक नई संस्था बनाई NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है। और यही अब राष्ट्रीय आय की गणना करता है NSO, याद रखिएगा NSO। चलो, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से क्या कारण था? भोसला जो साम्राज्य था उसमें जो ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई? तो आपको पता है रघुजी तृतीय क्या थे? रघुजी तृतीय थे अवयस्क। रघुजी तृतीय थे अवयस्क और उनके संरक्षण के लिए ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई, है ना। और पहले कौन हुए? एडमंड ने एगेन्यू को, ठीक है, हंटर से मारा। क्या होगा? एडमंड एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंस और काफर्ड। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है जो ब्रिटिश अधीक्षक थे। सबसे पहले कौन थे? एडमंड एगेन्यू, है ना, हंटर, सैंडिस, विल्किंस और काफर्ड। चलो, परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? जो परलकोट के जमींदार, ठीक है, परलकोट के जमींदार कौन थे? उनकी पदवी क्या थी? उनकी पदवी थी भूमिया, ठीक है। परलकोट के जमींदार भूमिया। चलो अगला देख लेते हैं। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस विभाग में है? गोदावरी और सबरी नदी, आपको पता है हमारे यहाँ इंद्रावती नदी बहती है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिलती है, फिर सबरी नदी भी जाके गोदावरी नदी में मिलती है। तो ये कहाँ बहते हैं? दंडकारण्य में, बस्तर का पठार दंडकारण्य, ठीक है। तो हमारे यहाँ याद रखना जो महानदी का बेसिन है वो मध्य छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जो गोदावरी नदी का बेसिन है वो कहाँ है? बस्तर में, दंडकारण्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थल कहाँ है? आपको पता है जहां से इस टाइप का क्वेश्चन जहां से बनता है वहां से, है ना। सोना खान बलौदा बाजार में क्या मिलता है? सोना मिलता है ना। अलेक्जेंड्राइड अभिशप्त रत्न सेंधमुड़ा देवभोग गरियाबंद में मिलता है। लो, कोरंडम हमारे यहाँ बीजापुर में, ठीक है। हीरा के बाद दूसरा कठोर तत्व कोरंडम, ठीक। उसके बाद हीरा हमारे यहाँ मैनपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। खनिज से तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? मड़ई का क्या क्या महत्वता है ये पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ में मड़ई, नारायणपुर का मड़ई मेला बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ का मड़ई क्यों फेमस है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मड़ई किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थव्यवस्था के लिए, बिल्कुल। मड़ई में दुकान लगता है, हाँ भाई, सब खरीदी बिक्री करते हैं। सांस्कृतिक क्रियाएं होती है, बिल्कुल संस्कृति ही है मड़ई। जीवन साथी का चयन भी होता है। ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। मड़ई में क्या होता है? उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं? जामुन की छाल और फल का, तो याद रखना जामुन की छाल और फल का उपयोग वो पेट दर्द के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पेट दर्द के लिए, ठीक है। दांत दर्द के लिए नीलगिरी के तेल का यूज करते हैं। दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? बताइए भाई, ये घूमने वाला क्वेश्चन हो गया। जो पढ़े होंगे वो बोलेंगे महेंद्र सेन, ठीक है, और व्यागराज। महेंद्र सेन व्यागराज दोनों का रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि बस्तर बहुत बाद में छत्तीसगढ़ में जुड़ा। तो महेंद्र सेन कहाँ के थे? दक्षिण कौशल के राजा। महेंद्र सेन थे दक्षिण कौशल के, और व्यागराज कहाँ से? दंडकारण्य के।
दंडकारण्य के, बस्तर के राजा थे। ये दोनों को हराए थे कौन? समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ये कहां लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिखा गया, इलाहाबाद लेख में। ठीक है, तो दक्षिण कौशल के राजा से महेंद्र सेन और बस्तर दंडकारण्य के थे व्यागराज, दोनों को हराए थे। और यही महेंद्र सेन वापस जाते समय महासमुंद में रुके थे, इसी कारण उनका नाम, उस जगह का नाम महासमुंद पड़ गया था, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरलाटा चोटी किस घाट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस घाट में स्थित है? तो बताइए भाई, गौरलाटा चोटी है आपका कहां? समरी पाट में। कहां? समरी पाट। सबसे ऊंचा कहां पड़ता है ये? बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, 1225 मीटर जितना मुझे याद है। गौरलाटा चोटी, समरी पाट, बलरामपुर, 1225 मीटर ही है जहां तक, कमेंट करके बताइएगा। पर अभी वर्तमान में है ना, नंदीराज को, ठीक है, नंदीराज को सर्वाधिक ऊंची चोटी माना जा रहा है, उसकी लंबाई इससे भी ज्यादा है ऐसा कहा गया है। देखिएगा, इसको खोजिएगा। ठीक है, बैलाडीला की चोटी नंदीराज, ठीक है, उसको सबसे ऊंची माना गया है। ठीक, तो यहां तक हो गया दोस्तों। ये आज के हमारे के सेट 7 के, ये आज के हमारे के 7वां सीरीज है। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी थी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब कोशिश यही रहेगी कि हर एक एक दिन के इंटरवल पर एक आध सेट आप लोग का करा दिया जाए एग्जाम को देखते हुए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्लासेस हमारे संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आमीन पटवारी की क्लास चल रही है, आमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज भी है, आप देख सकते हैं। टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और कंप्लीट कोर्स भी है, लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, आप पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस आयोजित की जा रही है। अगर आप शिक्षक भर्ती या सीजी टेट या सी टेट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो भी संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर जरूर संपर्क करिए। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो और जरूर कमेंट करके बताना कैसी लगी ये क्लास, कितनी हेल्पफुल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।